नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। इस बार निशाने पर कार्यवाहक सरकार और उसके चीफ मोहम्मद यूनुस है। तो आंदोलन शुरू किया है शेख हसीना के समर्थकों ने। शेख हसीना की अवामी लीग की तरफ से यूनुस से इस्तीफे की मांग की गई है। पूरे देश में इसे लेकर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस का एक फैसला उनके समर्थकों को भी नाराज कर गया। मोहम्मद यूनुस ने देश के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह विदेशी कंपनियों को सौंप दिए हैं, जिसे लेकर बांग्लादेश में अवामी लीग की विरोधी बीएनपी भी नाराज हो गई। ऐसे में बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट, इसे लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पर अब विदेशी ताकत के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। और इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की कोशिशें तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अपडेटेड पीस प्लान पर सहमत दिख रहा यूक्रेन। रूस को मनाने की कोशिशों में जुटा अमेरिका। जंग की तरफ बढ़ रहे जापान और चीन। सीमा पर हथियारों की बढ़ी तैनाती। चीन बोला जापान को खत्म करना बस 72 बमों का खेल। ताइवान ने भी रक्षा बजट में किया इजाफा। जापान के बाद भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन। अरुणाचल प्रदेश पर फिर ठोका दावा। भारत बोला इनकार करने से सच नहीं बदल सकता। और चलते चलते में देखेंगे चीन की 2000 साल पुरानी कब्र में हुई हलचल। वैज्ञानिकों की खोज में खतरनाक खुलासा आया सामने। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा के बाद वेस्ट बैंक पर इजरायल की नजर। पश्चिमी तट से हजारों फलस्तीनी घरों से बाहर निकलने पर मजबूर। मानवाधिकार संगठनों ने की है इजरायली कार्रवाई की जांच की मांग। क्यूबा ने अमेरिका पर वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिश करने का लगाया आरोप। कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य बलों की बढ़ती तैनाती पर चेताया। कहा यह क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सजा शुरू करने का दिया आदेश। तख्ता पलट की कोशिश करने के लिए 27 साल से ज्यादा की जेल की सुनाई गई है सजा। डुरन लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात। दोनों देशों ने भेजी तोपें। तालिबान ने एयर स्ट्राइक के बाद बदले की खाई है कसम। तो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और तभी से अवामी लीग के समर्थक बांग्लादेश में खामोश दिखाई दे रहे थे। शेख हसीना की तरफ से कई बार उन्हें मैसेज दिए गए। अपने समर्थकों से कार्यवाहक सरकार का विरोध करने को कहा गया, लेकिन हर बार हसीना का दांव फेल होता रहा। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई, बाजी पलटती दिखाई देने लगी। अवामी लीग के समर्थक सड़क पर उतर आए। पूरे देश में जगह जगह शेख हसीना के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के हाथ से हालात निकलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस है, वो शेख हसीना को सजा दिलाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार ही मुश्किल में दिख रही है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता छोड़ने की चेतावनी दे दी है। 30 नवंबर तक पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। अवामी लीग की तरफ से कहा गया कि अवैध कब्जाधारी यूनुस और उनके गुट की बनाई गई नकली अदालत ने किस तरह प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया। आईसीटी का फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा हसीना और पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से बाहर रखने की एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। जनता ने इस फर्जी फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है और जहां संभव हुआ विरोध दर्ज कराया है। अवामी लीग के समर्थक अब सड़क पर है, तो मोहम्मद यूनुस का साथ उनके करीबी भी छोड़ने लगे हैं। दरअसल ये बात तो अब पहले ही सामने आ चुकी है कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाने के लिए पूरा प्लान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तैयार किया था। ऐसे में यूनुस उनके इशारे पर काम करते हुए भी दिख रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही थी कि यूनुस अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप सौंप सकते हैं, लेकिन इसे लेकर बांग्लादेश में पहले से ही विरोध शुरू हो गया, जिसके चलते ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया। और इस बीच अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश के 2 बंदरगाह विदेशियों को सौंप दिए गए हैं। पहला, नीदरलैंड्स की एपीएम टर्मिनल्स बीवी को अगले 30 सालों के लिए चट्टोग्राम पोर्ट के लिए नए बने लालडिया कंटेनर टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरा, स्विट्जरलैंड की मेडलॉक को ढाका के पास पांगाओन इनलैंड कंटेनर टर्मिनल यानी पीआईसीटी का 22 सालों तक संचालन सौंप दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन कंपनियों को 10 साल तक टैक्स में 100% छूट भी दे दी गई है।
इसके अलावा विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को कई रियायतें भी देने की बात कही गई है। यूनुस सरकार के इस फैसले को लेकर देश के दूसरे दल भी नाराज हो गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यूनुस ने दोनों पोर्ट बेच दिए। एक ऐसी सरकार जिसे जनता का समर्थन नहीं है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी नहीं गई, उसे इस तरह के समझौते करने का कोई अधिकार नहीं है। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा कि यह राष्ट्रीय संपत्ति है, इस पर अंतरिम सरकार फैसले नहीं ले सकती। इस सरकार के पास लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है, यानी बांग्लादेश के दो प्रमुख पार्टियां ही अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गई हैं। ऐसे में सरकार के सामने संकट बढ़ता जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो ये जंग करीब 4 साल से चल रही है और रूस धीरे धीरे कर यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है। वैसे जंग को खत्म कराने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ी कोशिश की गई। ट्रंप ने 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार किया, जिसे रूस और यूक्रेन दोनों को सौंपा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अच्छा प्रस्ताव बताया, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क उठे। बाद में जेनेवा में यूक्रेन, रूस और यूरोपीय देशों के बीच इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसके बाद 28 सूत्रीय ये प्रस्ताव 19 सूत्रीय रह गया, जिसे जेलेंस्की ने तो मंजूर कर लिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अभी बहुत काम बाकी है। वहीं ट्रंप के प्रस्ताव के जिन 9 पॉइंट्स को हटाया गया, उससे रूस नाराज हो गया। इसे लेकर फ्रांस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पिछले वीकेंड जेनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के नतीजे में बने अमेरिकी प्लान पर मॉस्को चर्चा के लिए तैयार नहीं दिख रहा। जेनेवा में हुई बातचीत से पता चला है कि यूक्रेनी सेना पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, जो यूएस प्लान के शुरुआती ड्राफ्ट में बताई गई बातों के उलट है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेनियन शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं। कुछ मामूली डिटेल्स को सुलझाना अभी बाकी है, लेकिन वे शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं। समझौते में मामूली डिटेल्स के बाद इसे फाइनल कर लिया जाएगा। अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों के ही प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनके बीच लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन अंतिम बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक बातचीत जरूरी है। इस बीच जेलेंस्की ने भी एक्स पर लिखा कि जेनेवा में बैठकों के बाद हमें कई संभावनाएं दिखती हैं जो शांति का रास्ता निकाल सकती है। हालांकि अभी भी बहुत काम बाकी है। जेलेंस्की का यह बयान कि अभी बहुत काम बाकी है, उससे यह साफ है कि मामला उतना सीधा नहीं दिख रहा जैसा कि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। वैसे इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि पुतिन ने शांति समझौते के बदले यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा मांगा है, जिस पर जेलेंस्की ने ऐतराज जताया था। ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव में यूक्रेन से दनबास क्षेत्र को छोड़ने, सैन्य बलों में कटौती करने और नेटो सदस्यता की अपनी दावेदारी छोड़ने की बात कही गई है। इसके साथ ही अमेरिका क्रीमिया को रूस के आधिकारिक हिस्से के रूप में मान्यता देने पर विचार कर सकता है। इन शर्तों को नए प्रस्ताव से हटा दिया गया है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या रूस इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा। वैसे ट्रंप का कहना है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है और समझौता जल्दी हो सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे जंग की तरफ बढ़ते जापान और चीन की। तो पश्चिम एशिया में इस वक्त जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। जापान और चीन दोनों ही जंग की तैयारी में जुट गए हैं। आप जानते हैं कि जापान ने ताइवान के नजदीक योनागुनी द्वीप पर नई मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिसका ताइवान ने भी समर्थन किया है। लेकिन चीन को यह मंजूर नहीं है। उसने इसे भड़काऊ कदम बताया है। चीन ने कहा कि जापान की मिसाइल तैनाती तनाव बढ़ाने की कोशिश है, जबकि बीजिंग बार बार उसे सैन्यीकरण कम करने की नसीहत देता रहा है। वहीं जापान का कहना है कि उसका यह कदम रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। ऐसे में दोनों देश अब सैन्य टकराव की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की तरफ से भी रॉकेट फोर्स और इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं, जो 200 किलोटन वॉरहेड की क्षमता रखती हैं। बीजिंग तो लगातार जापान को युद्ध की धमकियां दे ही रहा है। चीन के स्टेट मीडिया गुनाशा की ओर से कहा गया कि जापान को खत्म करना चीन के 72 बमों का खेल है बस। वहीं ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जापान ये समझने की गलती करता है कि वो अमेरिका के दम पर ताइवान के मसले पर उसे उकसाएगा, तो ये उसकी गलती है। दरअसल ये पूरा विवाद ताइवान को लेकर ही छिड़ा हुआ है। जापान की पीएम साने ताकाइची के एक बयान ने आज इस क्षेत्र में जंग के हालात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो आत्मरक्षा में जापान भी जवाबी कदम उठा सकता है, जिसके बाद से ही चीन भड़का हुआ है और लगातार जापान पर अपना बयान वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।
मौजूदा हालात में ताइवान भी अपना सुरक्षा कवच मौजूद करने में जुट गया है। चीन की तरफ से बढ़ते सैन्य पॉलिटिकल दबाव का जवाब देने के लिए ताइवान ने रक्षा बजट का ऐलान किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि ताइवान अपनी रक्षा के अपने पक्के इरादे को दिखाने के लिए $40 बिलियन का सप्लीमेंट्री डिफेंस बजट पेश करेगा, जिसमें अमेरिका से बड़े नए हथियार खरीदने का प्लान है। ऐसा करके हमारा मकसद बीजिंग के फोर्स के इस्तेमाल पर फैसले लेने में ज्यादा लागत और अनिश्चितता डालकर रोकथाम को मजबूत करना है। यानी चीन के खिलाफ अब ताइवान ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। उसका यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान जिनपिंग ने ट्रंप को साफ कर दिया कि ताइवान हमारा है, यही उसका भविष्य है। और अब वो खुलकर चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर जापान और ताइवान को हथियार बनाने वाले उसके समर्थक आगे बढ़ेंगे तो उन्हें केवल राजनीतिक या आर्थिक दंड नहीं मिलेगा, बल्कि रणनीतिक और सैन्य जवाब भी मिलेगा। जिसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि जंग अब दूर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे हिंदुस्तान और चीन में बढ़ते तनाव की। तो हिंदुस्तान चीन के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए दोनों देशों के बीच तनाव भी लाजमी है। और कई बार यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि मामला सैनिकों के बीच झड़प तक पहुंच जाता है। 1962 में दोनों देशों के बीच जंग भी लड़ी गई और अब एक बार फिर चीन और भारत के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों में बयानबाजी तेज हो गई है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनान यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारतीय महिला पेमा वोंगजोम थॉन्डॉक के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों को लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। चीन ने इन आरोपों को तो नकारा ही, साथ ही भारत के संप्रभु राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक दिया और न सिर्फ उसे अपना क्षेत्र बताया बल्कि भारत पर उसके अवैध कब्जे के आरोप भी मढ़ दिए, जिस पर भारत भी भड़क गया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन को कड़ा जवाब दिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इनकार करे, सच्चाई नहीं बदल सकती। दरअसल चीन हमेशा से ही अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। प्रदेश को लेकर दोनों देश अक्सर ही आमने सामने नजर आते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति का भारत ने हमेशा से ही विरोध किया है। बीजिंग अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ अपना हिस्सा नहीं बताता बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच की सीमा है, उसके आसपास अपनी पकड़ भी मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि चीन एलएसी पर रसद और कनेक्टिविटी में सुधार कर रहा है और तिब्बत में यूएवी परीक्षण केंद्र, सैन्य अड्डे और राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। तिब्बत में कई सरकारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तिब्बत में रेल नेटवर्क भी मजबूत हो रहा है, जिससे साफ है कि अब उसकी नजर तिब्बत से सटे इस पूरे क्षेत्र पर है। बॉर्डर पर चीन की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए चिंताजनक है और जिस तरह अरुणाचल प्रदेश पर वो खुलेआम अपना दावा कर रहा है, उसके बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आप जानते हैं कि 2017 के डोकलाम संघर्ष से लेकर 2020 में हुई गलवान वैली में झड़प के बाद दोनों देशों में काफी दूरियां आ गई थी और आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद अब 2025 में ये रिश्ते सामान्य होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को और बढ़ाने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद कहां जाकर थमता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे चीन की 2000 साल पुरानी कब्र में अचानक शुरू हुई हलचल की। तो दुनिया के अलग अलग देशों में अंतिम संस्कार के अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। अंतिम संस्कार के लिए हर धर्म की प्रक्रिया अलग है। कोई दफनाता है तो कोई दाह संस्कार करता है। यही नियम और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती है, लेकिन चीन में अंतिम संस्कार का तरीका सबसे हटकर है। और अब यहाँ की कब्र को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों ने एक 2000 साल पुरानी सम्राट किन शी हुआंग की कब्र पर जब रिसर्च किया तो पाया कि यह बहुत ही खतरनाक है। खुलासा हुआ है कि सम्राट किन शी हुआंग की कब्र में जहरीली मरकरी की भाप सतह पर आ रही है, जो लेजर तकनीक से पकड़ी गई। हवा में 27 नैनोग्राम प्रति घन मीटर मरकरी मिली, जो सामान्य से बहुत ज्यादा है और वैज्ञानिकों का डर भी सच निकला। ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहते हैं कि सम्राट ने कब्र में पारे की नदियां बनवाई ताकि साम्राज्य का नक्शा बने और वो हमेशा ही जिंदा रहे।
अब भाप बाहर आ रही है जो इन कहानियों को सबसे मजबूत सबूत दे रही है। एक सवाल उठ रहा है कि सम्राट को आखिर पारा का जुनून क्यों था। तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सम्राट किन को अमर होने का जुनून था और इसलिए उन्होंने पारा खाया भी और कब्र को पारे से भरवाया भी, ताकि मौत के बाद भी उनका साम्राज्य चले। और अब ये जहरीला प्लान भाप बनकर बाहर आ रहा है जो पूरी दुनिया के लिए काफी चिंता का विषय है। बता दें कि 1970 में टेराकोटा योद्धाओं को निकालते ही, हवा लगते ही उनका चमकीला रंग फीका पड़ गया था। इसी डर से उनकी कब्र आज तक नहीं खोली गई। वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अब सम्राट किन की कब्र से मरकरी की भाप सतह पर आ रही है, इसलिए इस कब्र को खोलना जानलेवा हो सकता है। इसे देखते हुए वैज्ञानिक कब्र को देखने का पूरा तरीका ही बदल रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गई है। ऐसे में वैज्ञानिक दूर से ही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही इसे लेकर रहस्य बना हुआ था और अब इस खुलासे के बाद ये गुत्थी और ज्यादा रहस्यमयी हो गई है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।